नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 14 अगस्त 2018 को जो सेकेंड शिफ्ट में मैथ का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे मैथ के प्रश्न का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म भरे, क्योंकि आपको यहाँ से मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको लगभग ये तो पता चल जाएगा कि रेलवे का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें मैथ के लगभग किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। 36,54,108 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। कल भी बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसका वैल्यू नहीं निकालते हम लोग। जो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, उसका टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे क्या तीनों नंबर से डिवाइड कर रहा है कि नहीं करना। जैसे 18 दूनी 36 को भी कर रहा है, 54 को भी कर रहा है और 108 को भी कर रहा है, यानी इसका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। ठीक है, तपन को मिला 1/4 हिस्सा, त्रिशा को मिला 2/3 हिस्सा। तो शेष रवि के पास था। शेष किसके पास था? रवि के पास था। तो रवि के पास केक का जो हिस्सा होगा यही होगा 3 और 4 का एलसीएम 21 माइनस 4 × 12, 3 × 12 मतलब 2 छक 3 × 12, 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 12। 8 में से 3 11, 12 माइनस 11 मतलब 1/12, मतलब रवि के पास जो केक का हिस्सा था वो 1/12 था। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सबसे पहले ये बताइए पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है? 100 गुना 101 डिवाइडेड बाय 2। ये पहली 100 प्राकृतिक संख्या का सम होता है। अब इसका औसत निकालने के लिए हमको इसमें टोटल संख्याएं 100 है तो 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से 100 कट गया, 101 डिवाइडेड बाय 2 डेट मीन्स 50.5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसमें सबसे छोटी संख्या ही पूछा जाता है क्योंकि बड़ी संख्याएं बहुत सारी हो सकती है, बड़ी संख्याएं बहुत सारी हो सकती है। तो यहाँ क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 2 सती। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 7 21 दूनी 42, 42 गुना 10 420। यहाँ पे एलसीएम पता चल गया 420, मतलब वो नंबर 420 है जिसको 4, 5, 6 और 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है ना प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बच रहा होगा। शेषफल 3 इसलिए बच रहा होगा क्योंकि उस नंबर में 3 ज़्यादा होगा। तो मतलब 420 + 3 423, मतलब जब एक नंबर 423 को 4, 5, 6 और 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा 3 बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो स्टूडेंट को लगता है कि साइंस के अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जामिनेशन में, तो वो इन शिफ्ट में देख सकते हैं कि साइंस के कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो न्यूमेरिकल्स के ही क्यों ना हो। देखिए किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। एक टावर का उन्नयन कोण यहाँ दे रखा है 30 डिग्री था। ठीक है, टावर 45 मीटर ऊंचा है, टावर 45 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और टावर के बीच क्षैतिज दूरी जो है ना वो 40√3 है। तो बताइए 40√3 है तो ये भी क्या होगा 40√3। आपसे ये पूछा है, ये टोटल 45 है तो बताइए 40√3 है तो ये कितना होगा? ये होगा 40। यूनिटरी मेथड से किससे चले जाएंगे? यूनिटरी मेथड से, क्योंकि 1/√3 का वैल्यू 1/40√3 है तो ये कितना होगा? ये 40 होगा। टोटल कितना था? 45, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग रेशियो मेथड से जाते हैं, किसी में डाटा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं ऑलरेडी हाइट एंड डिस्टेंस को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, उसका कंसेप्ट क्या ऑलरेडी इस चैनल पे बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ के नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हमारे स्क्रीन के ऊपर निकल कर आ रहा है। सबसे पहला देखिए, ये एक डीआई के क्वेश्चन, यहाँ पर एक डाटा दे रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। देखिए दिया गया ग्राफ एक्स शहर में, शहर का नाम बोलिए एक्स में, वर्ष 2017 में 6 महीनों में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को दर्शाता है। एक जो है ना बाइक पंजीकरण को दर्शाता है और एक टोटल वाहन कितना बिका है ना, कुल वाहन को 1000 में दर्शाता है। नोट चार्ट में पहली संख्या बाइक, पहली संख्या जो भूरा कलर का है ना वो बाइक को दर्शा रहा है और दूसरी संख्या कुल वाहनों को दर्शाता है। ये जो दूसरी संख्या जो ब्लैक कलर में है ना वो कुल वाहन मतलब टोटल कितने वाहन बिके हैं उसकी संख्या को बताता है। दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017 में, मतलब मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या कितनी है। तो बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की जो संख्या है ना 25 - 15 मतलब 10। अब ये सब डाटा किस में, 1000 में, यानी 10 गुना 1000, डेट मीन्स 10,000। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात, रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है। ठीक है, बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो यहाँ पर रेशियो को क्या करते हैं, सेम करते हैं। 8 और 6 का मतलब 8 और 6, चूँकि रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा है तो यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करते हैं 6 से और यहाँ नॉर्मली 8 से, क्योंकि बाद में आपको ये दोनों का अनुपात निकालना है तो कट ही जाएगा। तो 6 × 7 = 42 और सीमेंट जो होगा 8 × 7 = 56। ये रेत और सीमेंट का ही अनुपात पूछा है। अब ये कटेगा 7 × 6 = 42, 7 × 8 = 56, 6:8। अब ये 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी 3:4, ऑप्शन नंबर 3। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दुगनी है। देखिए राम के जो पिता की उम्र है ना, राम की उम्र का दुगनी है। मान लेते हैं राम की उम्र कितना है x, तो उसके पिता की उम्र कितना होगा 2x। अब 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र क्या थी, राम के पिता की उम्र होगी 2x - 8। राम की उम्र का 2.5 गुना था, तो राम का उम्र 8 वर्ष पहले होगा x - 8, उसका कितना था 2.5 गुना, कितना 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब, ठीक है। अब इसको काटेंगे 25 25, 5 दूनी 10, ये 2 दूनी 4x - 8 दूनी 16 बराबर 5x - 8 × 40। तो 4x इधर आएगा 5x की ओर तो हो जाएगा x, -40 16 की तरफ जाएगा तो हो जाएगा +40 - 16 मतलब 24। तो x पता चल गया 24 वर्ष। पूछ रहा है राम की वर्तमान उम्र, राम की वर्तमान उम्र ही तो x माने थे जिसका वैल्यू 24 ईयर्स है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, उस पर 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ब्याज SI पर लिया जा रहा, 8 × 5 = 40, 40 गुना 6 240 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। अब पूछ रहा है 5 को 1 है, जैसे अगर हम पूछेंगे ना 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 को है ना तो क्या करते हैं 1 2 3 2 1, सॉरी 1 2 1 1 2 1, 3 को 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 तक जाएंगे, 1 2 3, फिर घटना शुरू कर देंगे 2 1। 4 को 1 का स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा 1 को 4 तक जाएंगे फिर घटना शुरू करेंगे 1 2 3 4 3 2 1। तो उसी तरीके से 5 को 1 है तो 1 5 तक जाएगा 1 2 3 4 5, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा 1 तक। तो यही इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कौन पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपलेट 2 3 4 है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 8, 15, 17 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है A, B और C मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। A और B मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि B और C एक साथ मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो B अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए A, B, C तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं।
ए प्लस बी स्क्वायर को मिलकर 12 दिन में कर रहा है और बी प्लस सी स्क्वायर को 20 दिन में कर रहा है, तो तीनों का एलसीएम हो गया टोटल वर्क 60। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 दिन में 60 काम, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6। ए प्लस बी 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5। बी प्लस सी 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3। तो पूछ रहा बी अकेला स्क्वायर को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5, तो सी का एफिशिएंसी पता चल गया 1। यहाँ पर देखिए बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6, तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी पता चल गया 6 - 3 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 6 है, ए प्लस बी प्लस सी 6 है, ए का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी 1, तो 3 + 1 4, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए प्लस सी 4 है, तो बी का एफिशिएंसी पता चल गया 2। अब टोटल काम कितना है 60, टोटल काम कितना है 60। अब इस 60 काम को कर कौन रहा है बी, तो 60 ÷ 2 मतलब 30 दिन में बी जो है उस कार्य को समाप्त करेगा, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी एक डाटा वाला क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स का वितरण इस तरीके से दिखा है, जिसमें 40% कैल्शियम है, 8% ये पोटेशियम, 9 है आयरन, 25 और 18 मैग्नीशियम है। ठीक है, 40 60 65 और 18 17। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में दूसरी सबसे अधिक प्रतिशत, मानव शरीर में दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत किसका है, किस मिनरल का। तो देखिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम है और उसके बाद आयरन है, तो दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत आयरन का है, दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत आयरन का। और दूसरा सबसे कम प्रतिशत वाला धातु, दूसरा सबसे कम है 8%, दूसरा सबसे कम है 9%, वो क्या है पोटेशियम है। कम प्रतिशत वाले धातु का अनुपात, मतलब इस दोनों का अनुपात पूछ रहा, मतलब 25:9, यही इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में किसी से मैच नहीं खा रहा। ऑप्शन में 2:1 है, तो हो सकता है डाटा यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा या एग्जैक्ट डाटा ये ना हो। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे क्या पूछ रहा होगा, मानव शरीर में तीसरा सबसे अधिक प्रतिशत। तो देख रहे तीसरा सबसे अधिक प्रतिशत क्या 18%, और दूसरा सबसे कम प्रतिशत क्या है 9, तो 18 और 9 यानी 2:1। तो यहाँ पर होगा दूसरा नहीं, यहाँ होना चाहिए था तीसरा सबसे अधिक प्रतिशत, अगर एग्जैक्ट आंसर का मिलान करना है तब। नेक्स्ट, अर्जुन और अनुराग एक कार्य को क्रमशः 6 और 7 दिन में करते। अर्जुन और अनुराग, तो ये दोनों का एलसीएम हो गया 42, तो 6 42, तो अर्जुन की एफिशिएंसी 7 और अनुराग की एफिशिएंसी 6। अब जिसका जैसा एफिशिएंसी उसको उसी अनुसार पैसा मिलेगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 6 7 13 यूनिट का वैल्यू 780, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 60, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 60। इस धनराशि में अर्जुन का भाग कितना 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 60 × 7 मतलब 420, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राघव द्वारा 12 परीक्षा में प्राप्त औसत अंक 24 है, तो 12 परीक्षा में उसको टोटल अंक कितने मिले होंगे, तो 24 × 12, 24 × 12 करेंगे तो 12 चौक 48 का 8, बाकी 4, 12 दूनी 24 और 4 28। ठीक है, ये राघव का है। जुबेदा के बारे में कहा गया उसने 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने परीक्षाएं कितनी दी, मात्र 9, तो 23 × 9, तो 9 × 3 = 27 का 7, बाकी 2, 9 दूनी 18 और 19 20 207। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते, यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिया जा रहा है, कितना में से अंक दिया जा रहा है 30, तो जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितना अंक जरूर प्राप्त करने होंगे ताकि वह राघव के प्रदर्शन का मुकाबला कर सके। मतलब इसको कितना मिनिमम एक सब्जेक्ट में मिनिमम नंबर आना चाहिए ताकि वो इसके बराबर हो जाए। तो 288 में से 207 जाएगा, तो 8 में से 7 गया 1 और 8, मतलब उसको टोटल तीनों सब्जेक्ट में अंक मिलने चाहिए। अगर उसको तीनों सब्जेक्ट में टोटल 81 अंक मिल जाता है
टोटल 81 अंक मिल जाएगा तो उसका मार्क्स राघव के मार्क्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है ना किसी एक में कम से कम कितना अंक मिलना चाहिए, एक में कम से कम कितना अंक मिलना चाहिए, तो एक में पूछ रहा है कम से कम कितना अंक मिलना चाहिए। तो कम से कम कितना अंक मिलेगा जब दोनों में मैक्सिमम अंक मिल जाए। दो सब्जेक्ट में सबसे मैक्सिमम मिलेगा तो तीसरा में सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि उसको लाना था टोटल 288 मार्क्स, क्योंकि बोल रहा है कि जो जुबेदा को मार्क्स लाना वो राघव के बराबर मार्क्स लाना है। तो मान लो तो पहला को पूछ रहा है कम से कम कितना मिलेगा, तो दूसरा और तीसरा को हम मान लेते हैं कम से कम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा 30। दोनों सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा 30, तो 30 + 30 60। हमको लाना था 81, हमको लाना है 81, तो उसको पहला सब्जेक्ट में मिनिमम कितना लाना पड़ेगा 21, मिनिमम कितना लाना पड़ेगा 21। यहाँ बात समझ में आ रहा है, पूछ रहा है एक सब्जेक्ट में उसको मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो मिनिमम मार्क्स लाने के लिए तो दो सब्जेक्ट में मैक्सिमम लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको मार्क्स चाहिए 81। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है, तो उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री, और ये टावर की ऊंचाई कितना है 30 मीटर। तो आप बताइए ये कितना होगा, ये बताइए 1/√3 का वैल्यू ही 1/30 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 10√3। ऐसे हम इसको मान के निकाल देते, ये P है। तो देखिए 1030 डिग्री बराबर होगा P/30, ठीक है। 1030 होता है 1/√3 बराबर P/30, तो ये √3 इसको काटेगा 10√3 बार में, इसलिए बोले P का वैल्यू क्या होगा 10√3। ये प्रोसेस हो गया और ये यूनिट मेथड हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो नेक्स्ट को इसका जो सॉल्यूशन होगा 10√3 मीटर होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सके, तो आप मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या चाहते हैं आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का शॉर्ट वीडियो? रोशन की वर्तमान उम्र वर्षा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। तो मान लेते हैं कि उषा की उम्र x वर्ष है, ये उषा की उम्र है, ये किसकी उम्र है उषा की। तो रोशन की वर्तमान उम्र क्या होगा, तो रोशन का वर्तमान उम्र होगा 1.5x - 3 वर्ष। अब 12 वर्ष पहले आयु क्या होगा, तो 12 वर्ष पहले उषा की आयु होगी x - 12, और रोशन की 12 वर्ष पहले जो आयु होगी 1.5x - 3 - 15 12, मतलब 1.5x - 15, यही है आयु 1.5x - 15। अब बोल रहा है ना 12 वर्ष पहले उषा की उम्र, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र क्या है x - 12, उषा की उम्र, रोशन की उम्र का आधा, रोशन का उम्र हो गया 1.5x - 15 का आधा से 3 वर्ष अधिक है, मतलब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, इसी इक्वेशन को सॉल्व। तो ये देखिए ये 2 है ना, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 × 2 तो 1.5x - 15 + 3 × 2 6। अब ये देखिए ये 2 नीचे आएगा तो ये इक्वल के इधर जाएगा, तो x - 12 × 2, x - 12 गुना यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2x - 2, तो 2x - 12 × 2 24। अब देखिए 1.5x इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो गया 0.5x। ये -24 इक्वल के उधर जाएगा तो +24, 24 + 6 30, और 30 में से 15 जाएगा तो 15। 0.5x का वैल्यू 15, तो x का वैल्यू कितना होगा 5 × 15 30 वर्ष, x का वैल्यू पता चल गया 30 वर्ष। आपसे पूछा रोशन की वर्तमान आयु, तो रोशन की वर्तमान आयु क्या है 1.5x - 3, 1.5x - 3, x निकल के आ गया 30 - 3, तो ये डेसिमल हटेगा नीचे 10, 5 × 15 5 दूनी 10, ये 2 इस 15 को काटेगा, 15 × 45 - 3, मतलब 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टूडियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया, ठीक है, मतलब 116 यूनिट का वैल्यू ये कितना दे रखा है 1500, तो 100% का पूछेगा तो ये 116 ये नीचे आके डिवाइड होगा गुना 100, ठीक है। नहीं क्या बुट कर दिए, देखिए 16% का लाभ अर्जित किया, कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया 16% का, ठीक है। तो उसने स्टूडियो को 1500 में ख़रीदा, उसने स्टूडियो को कितना 100 में ख़रीदा
1500 में खरीदा और उस पर 16% का लाभ अर्जित किया, मतलब 116 में बेचा है, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट गया, 15 गुना 116, 15 छक 90 का 0 बाकी 9, 15 का 15, 15 और 9 24 का 4 बाकी 2, 15 का 15 और 2 17, मतलब उस वस्तु का कितने में बेचा, 1740 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कुछ ही सेकंड में। हाँ, ये एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा है, ये दे रखा है 64 पाए, ये दे रखा है 64 पाए, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 17। तो बताइए शंकु का जो आधार है वो एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 64 पाए, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 64, तो आर का वैल्यू पता चल गया 8 सेंटीमीटर। अब बताइए तिर्यक ऊंचाई दे रखा है तो हाइट कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आर 8 है, एल 17 है, तो एच हो जाएगा आपका 15। पाइथागोरस ट्रिपलेट 8 15 17 का होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो निकालते रहिए। 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस 64, तो 289 माइनस 64 225, 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 निकल के आएगा, ऐसे भी निकल के आएगा। तो अब हमको एच पता चल गया, आर पता चल गया, एल पता चल गया, 15 8 17। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इस शंकु को गलाकर ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया, तो इस गोले की त्रिज्या, तो देखिए जो शंकु का आयतन होगा वही गोले के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मतलब गोले का आयतन, तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, इधर हो गया आर स्क्वायर एच। आर कितना था, शायद 8 था, तो 8 का 8 गुना 8, और एच कितना था, एच शायद 15 निकल के आया था, बराबर 4 इंटू आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब। ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, 8 देखिए, तो ये 8 है ना, ये आर क्यूब का वैल्यू क्या हो गया, क्यूब रूट अंडर 8 गुना 2 गुना 15, तो ये 8 है, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 1 2 बाहर हो जाएगा, मतलब 1 2 बाहर हो जाएगा, तो अंदर हो गया 15 गुना 30, तो 15 दूनी 30 का क्यूब रूट, मतलब आर का जो वैल्यू होगा ना 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 30, ऑप्शन नंबर 3। देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस करते हैं, अभी हाल फिलहाल में ये काफ़ी चर्चित हो गया था एक न्यूज़ में, क्योंकि इसको खाने की वजह से काफ़ी लोग क्या हो गए थे, सीरियस हो गए थे, दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में। पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप भी है ना इस भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो 32 48 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 96, तो 32 घंटे में 96 काम कर रहा है तो ई की एफिशिएंसी 3, सी 48 घंटे में 96 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी 2, बी 24 घंटे में 96 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 4, ये खाली करने का काम कर रहा है। तो तीनों एक साथ बोल रहा है ना, यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोला गया तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 3 + 2 5, 5 में से 1 गया 4। तो पूछ रहा है इस टोटल काम का 2/3 घंटे, टोटल काम का 2/3 को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों को एक साथ काम करेंगे तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा 1, तो 96 गुना 2/3, तो ये इसको काटेगा 48 बार में, 48 गुना ये इसको काटेगा कितने बार में, 48 बार में नहीं, 96 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 32, अब 32 गुना 2 करेंगे तो 32 गुना 2 करने का मतलब है 64, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 8% साधारण ब्याज के दर पर कोई धनराशि 2:1/2 वर्षों में 300 हो जाती है, मतलब अमाउंट जो है ना वो बराबर है प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई क्या होगा, पीआरटी, पी तो हम मान लिए कि वो धन पी है, पी इंटू आर है 8 और टाइम है 2 दूनी 4 1 5/2 प्रतिशत है, तो ये 2 इसको काटेगा 4 बार में, 5 चौक 20, ये इसको काटेगा 5 बार में, तो 300 बराबर P प्लस P/5, तो P प्लस P/5 मतलब 6P/5, ये 6 इसको काटेगा 6 5 30, 50 बार में, तो P का वैल्यू होगा 50 गुना 5 मतलब 250 रुपया। ऑप्शन की बात करेंगे तो शायद ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब मैथ के कोई क्वेश्चन है नहीं तो देख सकते, अच्छा यहाँ पर देखिए ये साइंस के क्वेश्चन है। 18 वोल्ट, तो वोल्ट का जो यूनिट होता है ना, वोल्ट जो बराबर होता है ना वो एम्पियर ओम के, एम्पियर इंटू ओम के, तो यहाँ 18 वोल्ट है तो 6 एम्पियर इंटू 3 ओम, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कुछ साइंस के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है, देख सकते, ये तो अभी बता चुके हैं। देख सकते हैं कि कैसा कैसा साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको तैयारी क्या करना है। देखिए संवेग की इकाई क्या होती है, तो आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि संवेग बराबर होता है m इंटू भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं मैथ के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, साइंस के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो आप लोग तैयारी को क्या कीजिए, अच्छा कीजिए। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित रहता है, दिशा। उसका दिशा क्या होता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ साइंस के थोड़ा बहुत ऊपर से आप क्वेश्चन देख लीजिए कि साइंस के क्वेश्चन आखिर एग्जामिनेशन में पूछे कैसे जाते हैं। और साइंस के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सा लो उत्पन्न होता है, तो नीली कलर का। क्या होगा, नीली कलर का। ठीक है, तो आप सोचिएगा कि हम सिर्फ लूसेंट पढ़ के हम साइंस अपना अच्छा कर लेते, तो लूसेंट पढ़ के साइंस अच्छा होने वाला नहीं है। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।